चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर शुरू करें, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, जैसे हमने पहला चैप्टर समझा था ना, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, सेकंड चैप्टर उसका ऑलमोस्ट सिमिलर है। 80% चीजें जो है वो दोनों में सिमिलर आती है। अगर आपको पहला चैप्टर अच्छी तरह से आता होगा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, तो ये चैप्टर एकदम ईजी रहेगा आपके लिए, बरोबर है ना। आप लोगों को ये ध्यान है ना कि कंपनी जो है वो जब शेयर मार्केट में अपनी लिस्टिंग करती है तो सिर्फ एक ही तरह की जो है वो सिक्योरिटी नहीं इश्यू करती, बहुत सारी तरह की सिक्योरिटी इश्यू करती है, जिनमें जो है वो इक्विटी शेयर्स आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, बॉन्ड आते हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं। कंपनी मार्केट में अपनी बहुत सारी सिक्योरिटीज रखती हैं। उन्हीं सिक्योरिटीज में से एक सिक्योरिटी ये डिबेंचर आता है। कंपनी को जब अपने रियल कैपिटल की जरूरत पड़ती हो ना, तब वो शेयर इश्यू करती है, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स। उनके बारे में जो है वो हमने समझा था पहले चैप्टर में कि इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे रिटर्न जब देने हो, जो शेयर होल्डर को पैसे वापस देने होते हैं, वो ऑलमोस्ट जब कंपनी क्लोज होने वाली हो, बंद होने वाली हो, तब वापस देने होते हैं, बरोबर ना। आपने अगर मेरी कंपनी के इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं, तो आपको आपके पैसे वापस मिल सकते हैं। कब मिल सकते हैं? जब कंपनी बंद होने वाली हो तो, बरोबर ना। लेकिन जो डिबेंचर होता है ना, डिबेंचर सिक्योरिटी में जो है वो डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि इसका रिडीम ईयर फिक्स होते हैं। रिडीम ईयर मतलब कि कब पैसे वापस देने हैं, ये फिक्स होता है। कि अगर आपने मेरी कंपनी के डिबेंचर खरीदे हैं, तब उस वक्त डिबेंचर खरीदते वक्त ही आपके लिए ये फिक्स कह दिया जाता है कि आपको इतने साल बाद आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। भाई अगर 5 साल का डिबेंचर हो तो 5 साल बाद आपको पैसे वापस, अगर 7 साल का डिबेंचर है तो 7 साल बाद आपको पैसे वापस, बरोबर। और डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट भी फिक्स रहता है, इंटरेस्ट भी फिक्स रहता है। अगर दिया हुआ हो कि 8% का डिबेंचर है, मतलब साल के 8% आपको इंटरेस्ट मिलेंगे, बरोबर ना। 8% का डिबेंचर मतलब 8% फिक्स इंटरेस्ट। अगर 10% का डिबेंचर है, मतलब 10% आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। समझ आ रही है ना बात। तो डिबेंचर के ऊपर दो बातें हमेशा फिक्स रहती है, एक कब रिडीम करना है, मतलब कब पैसे वापस देने हैं, ये चीज फिक्स रहती है। और दूसरी चीज फिक्स रहती है कि डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट कितना है, बरोबर। तो देखो डिबेंचर कब वापस करना है ये चीजें फिक्स रहती है ना, तो इसीलिए डिबेंचर के पैसे जो है वो कैपिटल नहीं, वो लायबिलिटी की तरह कहलाते हैं। शेयर्स के पैसे होते हैं ना, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे, वो कंपनी के कैपिटल की तरह कहलाते हैं, क्योंकि वो रिटर्न करने नहीं होते। जब कंपनी बंद हो तब वापस करने हैं, तो वो तो कंपनी का कैपिटल कहलाया ना। लेकिन डिबेंचर के पैसे फिक्स टाइमिंग में वापस करने होते हैं, इसलिए वो कैपिटल नहीं कहलाता, वो डिबेंचर कंपनी की लायबिलिटी कहलाते हैं। ये चीज खास ध्यान रखना, डिबेंचर कंपनी के क्या कहलाए? लायबिलिटी कहलाई, बरोबर के नहीं। तो देखो पब्लिक के पास ऑप्शंस होते हैं कि वो कंपनी के कोई भी जो है वो सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं। चाहे तो वो कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद सकते हैं, चाहे तो वो प्रेफरेंस शेयर्स खरीद सकते हैं, चाहे तो वो डिबेंचर, या चाहे तो वो अदर सिक्योरिटीज भी खरीद सकते हैं। सही बात करें, कंपनी ऐसे अलग अलग सिक्योरिटीज जो इश्यू करती है ना, उनमें उनके रीजन रहते हैं। भाई जब उन्हें कैपिटल की जरूरत हो तो ये इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स, जब उन्हें शॉर्ट टर्म पैसों की जरूरत पड़े ना, शॉर्ट टर्म, भाई सपोज कंपनी की नई ब्रांच शुरू करनी है, कंपनी में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कंपनी में कोई नई चीज अपडेट करनी है, उस वक्त उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब 4 साल, 5 साल, 6 साल, ये इनके लिए, कंपनी के लिए ये शॉर्ट टर्म कहलाए। इतने टाइमिंग के लिए उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है, और उस वक्त तो कोई बैंक से लेने जाए, कोई इंस्टीट्यूट से लेने जाए तो इंटरेस्ट वगैरह बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए कंपनी जो है वो ऐसे पैसे पब्लिक से मांग लेती है, शॉर्ट टर्म के लिए पब्लिक से मांगती है, डिबेंचर या बॉन्ड इश्यू करके। कंपनी जो है वो पब्लिक के लिए कहती है कि देखो हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत है, जिसको भी इच्छा हो तो वो हमारे डिबेंचर खरीदो। कि अगर जो है जितना टाइमिंग उसमें लिखा हुआ होगा उतने टाइमिंग के बाद आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, बराबर ना। अगर नहीं मिले तो कंपनी कितने सारे डिबेंचर के सामने कुछ दूसरे जो है वो मॉर्टेज भी रखती है, मतलब कुछ गिरवी भी रखती है, कि डिबेंचर होल्डर के पैसे डूबेंगे नहीं। जो डिबेंचर खरीदे तो उनके डिबेंचर होल्डर कहलाए ना, कि अगर कंपनी पैसे वापस नहीं दे पाई तो फिर डिबेंचर होल्डर को ये चीजें मिलेगी या वो चीजें मिलेगी।
बराबर, ये मॉर्टेज भी रखा जाता है। तो डिबेंचर होल्डर है ना पब्लिक के लिए एकदम सेफ कहलाता है। भाई जिन्होंने डिबेंचर खरीदे हैं उनके पैसे डूबने के चांसेस 99.99% नहीं होते। अब वो 1% तो सिचुएशन ही कुछ अलग हो तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, बराबर ना। बाकी डिबेंचर के पैसे नहीं गए, ये एकदम सेफ एंड सिक्योर कहलाते हैं। और कंपनी डिबेंचर इश्यू कैसे करती है, तो इसकी इश्यू की प्रोसीजर भी शेयर्स की तरह ही होती है। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में शेयर्स के बारे में समझा था ना कि पहले कैसे एप्लीकेशन के पैसे होते हैं, फिर अलॉटमेंट, फिर जो है वो कॉल। डिबेंचर में भी वैसा ही आता है। जब कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है तो पहले पब्लिक को कहती है जिस जिसको डिबेंचर खरीदने हैं वो सब जो है वो हमें एप्लीकेशन भेजो। सही बात है ना, जिसको डिबेंचर खरीदने हैं सब जो है वो पहले एप्लीकेशन भेजो कि भाई जितनी एप्लीकेशन मिली, अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कंपनी को मिली है तो वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है कंपनी, उनके पैसे वापस। और जैसे 100 रुपए का डिबेंचर हो तो कंपनी कहती है ना कि एप्लीकेशन के वक्त फिलहाल 30 रुपए भेजो, है कि नहीं, एप्लीकेशन में फिलहाल 30 रुपए भेजो, चलो फिर जिसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई उनके आगे की बारी चलेगी, नहीं तो बाकी के पैसे वापस। शेयर में भी ऐसा ही होता है ना, एप्लीकेशन जब अप्रूव हो जाए तो फिर बारी आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट मंजूर करना, उन्हें जो है वो ये डिबेंचर अलॉट करना, क्या भाई ये अब डिबेंचर आपके हुए कंफर्म, बरोबर ना। तो एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के बाद आता है फिर कॉल। कॉल मतलब फिर बाकी की इंस्टॉलमेंट, कि अगर जितने बाकी हो, समझो एप्लीकेशन के वक्त जो है वो 100 में से 30 रुपए मंगवाए हैं, अलॉटमेंट के वक्त बाकी के कहते हैं कि चलो भाई आपके शेयर कंफर्म हो गए, अब बाकी समझो भाई 40 रुपए भेजो, 30 के बाद चलो 40 रुपए मंगवाए, बरोबर ना। और उसके बाद बाकी जो 30 रुपए बचे ना, वो कॉल का टाइमिंग, वो कॉल का टाइमिंग आएगा, इंस्टॉलमेंट का टाइमिंग। उसमें भी होता है ना कि फिर जो है वो कॉल के वक्त बाकी के रुपए मंगवाए हमने, होता है कि नहीं। जैसे शेयर में होता था एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, डिबेंचर में भी वैसे ही होता है। और पता है जैसे मैंने शेयर्स में आपको स्पेशल रूल्स लिखवाए थे ना हर चीज के, डिबेंचर में भी वैसे ही हैं। डिबेंचर में भी वैसे ही रूल्स हैं। जब आप डिबेंचर का चैप्टर शुरू करो तो स्टार्टिंग में 4-5 पेज छोड़ देना, 4-5 पेज छोड़ देना जिसमें मैं आपको रूल्स लिखवाता रहूंगा, और उन रूल्स के हिसाब से ही फिर जो है वो ये सम्स आएंगे, ठीक है। सबसे पहले डिबेंचर इश्यू करने के बेसिक रूल्स समझ लेना, जो शेयर्स में आते हैं उसकी तरह ही। देखो 80% चीजें सेम हैं, सिर्फ इसमें नया क्या आएगा पता है, कि जो शेयर्स होते थे ना वो शेयर हम लोग रिडीम नहीं करते थे, लोगों को पैसे वापस नहीं देते थे। डिबेंचर लायबिलिटी है तो इसलिए उसे जो है वो रिडीम करना पड़ता है, फिक्स पैसे वापस देने पड़ते हैं, तो उसकी कुछ नई एंट्रीज इसमें आएगी। बाकी ऑलमोस्ट चैप्टर सिमिलर रहेगा आपका। तो जो जो रूल्स मैं अभी लिखवाऊं ना वो भी जो है वो एक पेजेस पर लिखते जाना, स्टार्टिंग के 4-5 पेज छोड़ देना जहां पे रूल्स में बार बार लिखवाता रहूंगा, फिर आगे जो है वो सम शुरू करना उसमें, बरोबर ना। तो सबसे पहले बेसिक रूल्स हम लोग समझे ना, कि जैसे हम लोग डिबेंचर इश्यू करते हैं तो सबसे पहला आता है एप्लीकेशन का टाइम। सबसे पहले एप्लीकेशन का टाइम आता है, जिनके अंदर जो है वो फिक्स 3 एंट्रीज आती हैं, 3 एंट्रीज फिक्स, जो हम लोग शेयर्स में भी करते थे वैसे। एप्लीकेशन में कैसे आएगा कि सबसे पहले जब हमने पब्लिक को कहा कि चलो भाई हम डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, जिस जिसको डिबेंचर खरीदने की इच्छा है वो पहले एप्लीकेशन भेजो, तो कंपनी पहले एप्लीकेशन भेजती है ना, बरोबर ना। अगर कंपनी ने एप्लीकेशन भेजी है, सॉरी पब्लिक पहले एप्लीकेशन भेजती है, पब्लिक पहले एप्लीकेशन देती है हमें कि हाँ भाई हमें डिबेंचर चाहिए, तो पब्लिक की जितनी भी एप्लीकेशन आती है उसके साथ थोड़े से पैसे भी आते हैं, बरोबर के नहीं। तो सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन में वही आता है ना कि एप्लीकेशन के पैसे मिले, जिसकी हम लोग एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये 10% मतलब क्या, देखो जब डिबेंचर जब भी इश्यू करते हैं ना तो उन डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट फिक्स होता है, कितने परसेंटेज का इंटरेस्ट है वो फिक्स होता है, जो आपके भी हर सम में लिखा हुआ होगा। तो जितने परसेंटेज का हो ना इंटरेस्ट अभी काउंट नहीं करना है, वो आगे आएगा, लेकिन उस पर कितने परसेंटेज डिबेंचर है वो यहाँ पर जो है वो लिखना जरूरी है, कितने परसेंटेज का इंटरेस्ट है वो यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है। खाली अकेला डिबेंचर नहीं लिखा जाता जर्नल एंट्री में, कितने परसेंटेज उसके ऊपर इंटरेस्ट है वो लिखा जाता है। अगर 10% इंटरेस्ट हो तो सब एंट्री में लिखेंगे 10% डिबेंचर, खाली डिबेंचर कभी भी नहीं है, 10% डिबेंचर।
अगर समझो 9% का इंटरेस्ट है तो यहाँ पे लिखेंगे 9% डिबेंचर, 8% हो तो 8, 12 हो तो 12%, जैसा सम में दिया हुआ हो वैसा ना, बराबर ना। मैं ये 10% बेसिक लिख रहा हूँ कि रूल्स बताने के लिए, बाकी ये परसेंटेज जैसा सम में हो वैसे लिखना। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या आता है कि एप्लीकेशन के पैसे मिले, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिली हो, समझो मैंने इश्यू किए हैं 10,000 डिबेंचर, मुझे एप्लीकेशन मिल गई 12,000 डिबेंचर की, तो एक्स्ट्रा जो 2,000 एप्लीकेशन है उसको क्या करूंगा, पैसे वापस ना, फिर बरोबर ना, उनके पैसे वापस। तो अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिली हो तो उनके पैसे वापस। इसकी अपोजिट एंट्री करते हैं कि 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट। ऐसा होता है ना, अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिले तो उनके पैसे हम लोग वापस कर देते हैं। फिर जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं है तो उनके पैसे हम लोग अपने पास रखते हैं, अपने अकाउंट में या अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा थी उन्हें वापस, जिनको वापस नहीं देने हैं वो तो हम लोग अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे ना। शेयर्स में हम लोग करते थे कि कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे कि ये कंपनी का कैपिटल है, शेयर के वक्त ऐसा करते थे। लेकिन डिबेंचर कंपनी का कैपिटल नहीं है, डिबेंचर कंपनी की लायबिलिटी है। तो इसलिए जो डिबेंचर के पैसे मिले उसे नॉर्मल डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, डिबेंचर लायबिलिटी ऐसा नहीं लिखते। शेयर्स वाला चैप्टर आपको याद हो तो उसमें लिखते थे शेयर कैपिटल, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें डिबेंचर लायबिलिटी ऐसा नहीं, खाली डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर। ऐसे ही याद रखना कि जो पैसे हमारे हैं उसे डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर, मतलब उनकी एंट्री करते हैं कि 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, बराबर ना। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर अकाउंट, ये एंट्री फिक्स। ये 3 एंट्री एप्लीकेशन में तो आती है ना। पहले एप्लीकेशन के पैसे मिले, उसके बाद जो है वो जितने एक्स्ट्रा पैसे थे उनको हमने वापस कर दिए, और जितने पैसे वापस नहीं किए जो हमारे हैं, जो हमें यूज करने 5-6 साल, तो उसे हमने डिबेंचर में ट्रांसफर कर दिए। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर, खाली डिबेंचर मतलब ये हमारा कैपिटल कहलाए, फिलहाल हमारे पैसे कहलाए जो रिटर्न नहीं करने हैं। समझ आ रही है ना बात। तो एप्लीकेशन में ये 3 चीजें फिक्स आती है ना। एप्लीकेशन, उसके साथ आता है फिर अलॉटमेंट की बारी, उसके बाद अलॉटमेंट की बारी आती है कि जिनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो उनको फिर उनके डिबेंचर जो है वो अलॉट किए जाते हैं, मंजूर किए जाते हैं, और फिर उनको कहा जाता है कि चलो अब अलॉटमेंट के वक्त बाकी के थोड़े पैसे लाओ। जैसे पहले भी बताया ना कि 100 में से जो है वो समझो 30 रुपए एप्लीकेशन में मंगवाए तो 40 रुपए अलॉटमेंट में मंगवाएंगे कि चलो भाई अब जो है वो अलॉटमेंट के पैसे लाओ, बरोबर के नहीं। अलॉटमेंट में 2 एंट्रीज फिक्स होती हैं कि सबसे पहली एंट्री कि अलॉटमेंट के पैसे मंगवाना, बरोबर ना, अलॉटमेंट के पैसे मंगवाना, वो पहली एंट्री, जिसकी एंट्री करते हैं हम लोग कि 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट, याद हो तो शेयर में भी ऐसा ही करते थे, पहले अलॉटमेंट के पैसे मंगवाना कि शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, पर यहाँ कैपिटल तो लिखते नहीं, तो डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, आगे खाली परसेंटेज लगाने हैं, बरोबर ना। पहले अलॉटमेंट के पैसे मंगवाना, फिर जो अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए हमने तो कुछ दिनों बाद उसके पैसे मिल जाते हैं, तो उसके पैसे मिलना, जिसमें लिखते थे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बरोबर ना। अलॉटमेंट के पैसे मंगवाना, फिर उसके पैसे मिलना, समझ आ रहा है ना। और फिर वही अलॉटमेंट के बाद 1 महीने बाद जो है वो फिर कॉल की बारी आती है, फिर कॉल्स मतलब बाकी की इंस्टॉलमेंट। देखो आपको ध्यान है ना, हमने शेयर में भी बताया था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, इनमें जो है वो 1-1 महीने का गैप होता है। पहले कंपनी एप्लीकेशन के पैसे मंगवाएगी, वो क्लियर हो जाए तो 1-आध महीने बाद अलॉटमेंट की बारी आती है, वो क्लियर हो जाए तो 1-आध महीने बाद फिर कॉल की बारी आती है। भाई समझो एप्लीकेशन में 100 में से 30 रुपए मंगवाए,
अलॉटमेंट में जो है वो बाकी के समझो 40 मंगवाए और जो 30 रुपए बचे वो उन्होंने कहा चलो कॉल के वक्त, बरोबर। और कॉल के वक्त भी क्या करते हैं, वैसे ही बेसिक 2 एंट्री करता है ना, 2 तो बेसिक एंट्री आती है। सबसे पहले कॉल के पैसे मंगवाना, कंपनी पब्लिक को कहती है कि चलो भाई कॉल का टाइम हो गया अब पैसे लाओ, तो उसकी एंट्री आती है कि 10% डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर कॉल अकाउंट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। और फिर जब कंपनी पब्लिक से पैसे मंगवाती है कॉल के, तो एक आध हफ्ते के बाद उसके पैसे मिल जाते हैं। ऑन द स्पॉट नहीं मिलते, एक आध हफ्ते का टाइम लगता है ना, फिर उसके पैसे मिल जाते हैं, जिसकी एंट्री की जाती है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर कॉल अकाउंट, बरोबर। ऐसा होता है ना, अलॉटमेंट में भी पहले पैसे मंगवाए फिर मिल गए, कॉल में भी पहले पैसे मंगवाए फिर मिल गए, बरोबर कि नहीं। ये बेसिक एंट्रीज होती है ना, हर सम में इतनी एंट्रीज तो आएगी ही आएगी आपकी। और इनके अलावा कितनी बार ऐसी सिचुएशन होती है जो मैं साथ में ही समझा रहा हूँ, हर सम में ऐसे आएगी ही, साथ में ही बता रहा हूँ, जो हमने शेयर्स में भी समझी थी कि कितनी बार हम लोग जो शेयर्स में भी होता था, शेयर इश्यू करते थे तो विथ प्रीमियम होता था, कितनी बार डिस्काउंट में होता था, डिबेंचर में भी तो होता है ना। जब डिबेंचर इश्यू करने वाले हो सकता है कितनी बार डिबेंचर प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं, कितनी बार डिबेंचर जो है वो हम लोग डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं। अगर तेजी चल रही हो अच्छी खासी तो कंपनी प्रीमियम पे इश्यू करती है, 100 रुपए का डिबेंचर 120 में पब्लिक को बेचती है, बरोबर। या कितनी बार जो है वो डिस्काउंट पे आता है, अगर मंदी चल रही है तो 100 रुपए का डिबेंचर पब्लिक को कहती है भले 90 रुपए में लेके जाओ, सही बात क्या नहीं। तो प्रीमियम या डिस्काउंट वो भी तो आता है ना। और अगर प्रीमियम पे हो तो एंट्री एप्लीकेशन के वक्त, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं, कि अगर प्रीमियम है और प्रीमियम भी किसके साथ है वो मेंशन होता है, शेयर्स में भी ऐसा होता था, किसके साथ प्रीमियम मंगवा रहे हैं वो मेंशन होता है कि एप्लीकेशन के वक्त प्रीमियम लग रहा है, अलॉटमेंट के वक्त लग रहा है, या फिर कॉल के वक्त प्रीमियम लग रहा है, वो चीज मेंशन होती है। तो समझो अगर एप्लीकेशन के वक्त प्रीमियम लग रहा है ना, तो एप्लीकेशन के वक्त ये जो एंट्री है डिबेंचर की 10% डिबेंचर, उसके साथ प्रीमियम रखते हैं। यहां हेडिंग लगा रहा हूं, इफ देयर इज अ प्रीमियम, कि अगर एप्लीकेशन के वक्त प्रीमियम मंगवाया है तो ये जो 10% डिबेंचर है उसके साथ फिर प्रीमियम की एंट्री करते हैं कि 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हम लोग शेयर वाले चैप्टर में खाली सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते थे, नहीं, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखते हैं कि अगर बाय चांस डिबेंचर के पैसे जब वापस देने हैं, होते हैं ना 5 साल 7 साल बाद डिबेंचर के पैसे वापस देने हैं, उस वक्त अगर हमें कुछ अर्जेंटली पैसों की जरूरत पड़ी तो ये रिजर्व काम आता है, ये प्रीमियम का रिजर्व काम आता है, इसलिए उसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहते हैं। तो अगर प्रीमियम पे इश्यू किया हुआ हो ना तो ये 10% डिबेंचर के साथ हम लोग प्रीमियम की एंट्री करते हैं। और अगर डिस्काउंट पे हो तो इसी के ही साथ प्रीमियम की जगह डिस्काउंट की एंट्री करते हैं कि इफ देयर इज अ डिस्काउंट। प्रीमियम और डिस्काउंट एक साथ नहीं आ सकते हैं कि प्रीमियम पे भी इश्यू किया और डिस्काउंट पे भी इश्यू किया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, बरोबर ना। अगर प्रीमियम पे इश्यू किया तो ये एंट्री के साथ एप्लीकेशन में प्रीमियम की एंट्री, अगर डिस्काउंट पे हो तो इसी एंट्री के साथ जो है वो फिर डिस्काउंट की एंट्री करते हैं। डिस्काउंट की एंट्री कैसे की जाती है, उस पे लिखते हैं कि डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर टू 10% डिबेंचर अकाउंट, बरोबर। अगर प्रीमियम की एंट्री हो तो यहाँ पे प्रीमियम हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, वो फायदा है, डिस्काउंट हमारा नुकसान है तो डिस्काउंट लिखते हैं डेबिट में, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर टू 10% डिबेंचर। ये चीज ध्यान देना कि क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है। अगर एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है तो ये थर्ड वाली एंट्री के साथ 2 करेंगे, अगर नहीं है तो ये दोनों एंट्री नहीं, बरोबर के नहीं। या फिर अगर ये प्रीमियम या डिस्काउंट अलॉटमेंट के वक्त आ रहा है
समझो प्रीमियम, भाई 100 रुपए का डिबेंचर होता है, 120 में मंगवा रहे हैं, मतलब 20 रुपए का प्रीमियम है ना, वो 20 रुपए कौन सी इंस्टॉलमेंट में मंगवा रहे हैं ये कंपनी के ऊपर डिपेंड। हो सकता है वो 20 रुपए एप्लीकेशन के वक्त ही मंगवा लें कि चलो वो 20 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, या हो सकता है वो 20 रुपए कहे अलॉटमेंट के वक्त एक्स्ट्रा दे देना, या हो सकता है कंपनी कहे कॉल के वक्त एक्स्ट्रा देना। सही बात है ना। तो वो जो प्रीमियम है अगर एप्लीकेशन के वक्त है तो इसके साथ एंट्री करेंगे, अगर अलॉटमेंट के वक्त है तो ये पहले के साथ एंट्री की जाएगी। कि अगर अलॉटमेंट के वक्त प्रीमियम मंगवाया है ना तो इसके साथ प्रीमियम की ये एंट्री करते हैं, सिर्फ लिख रहा हूं प्रीमियम, तो एंट्री वही की वही रहेगी कि अगर अलॉटमेंट के वक्त प्रीमियम है तो लिखेंगे 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। या अगर डिस्काउंट है, अलॉटमेंट के वक्त अगर जो है वो डिस्काउंट है तो इनके साथ एंट्री करेंगे। पहली एंट्री जहां पर भी डिबेंचर दिया हुआ ना 10% डिबेंचर 10% डिबेंचर, तो उसके साथ ही प्रीमियम या डिस्काउंट लिखते हैं, इसके बाद प्रीमियम या डिस्काउंट नहीं लिखते। बराबर। या समझो अलॉटमेंट में जब पैसे मंगवाए हैं तभी जो है वो प्रीमियम या डिस्काउंट के साथ मंगवा लेंगे। बराबर ना। अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर टू 10% डिबेंचर अकाउंट। बराबर। ये चीज ध्यान देना, अलॉटमेंट के वक्त ही पहले जब पैसे मंगवाते हैं तो प्रीमियम या डिस्काउंट हो तो उसके साथ मंगवाएंगे और फिर उसके बाद उसके पैसे मिलेंगे। बराबर। अगर नहीं है ये तो कोई बात नहीं, पहले पैसे मंगवाए नॉर्मल और उसके बाद पैसे मिल गए नॉर्मल। या फिर अगर प्रीमियम या डिस्काउंट कॉल के वक्त है तो इसी वक्त आएगा ना। बराबर ना। ऐसे ही कि जहां पर ये 10% डिबेंचर की एंट्री की है उसके साथ ही प्रीमियम या डिस्काउंट की भी एंट्री करेंगे, जो भी हो। देखो दोनों नहीं होंगे, मैं पहले ही ऑप्शन बता रहा हूँ, प्रीमियम डिस्काउंट दोनों एक ही एंट्रीज में नहीं आएंगे, या तो प्रीमियम होगा या तो डिस्काउंट होगा, जो हो वो, ये रूल ध्यान रखना। अगर इसमें भी प्रीमियम है तो प्रीमियम की वही एंट्री कि 10% डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। या फिर अगर इस वक्त डिस्काउंट है, अगर जो है वो डिस्काउंट है तो एंट्री करते हैं उसमें कि डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। बराबर। कॉल के वक्त भी जब पैसे मंगवाते हैं हम लोग कॉल के तो प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे मंगवाए हैं वो चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर भी पैसे मिलते हैं। बराबर ना। और आखिरी एक सिचुएशन आती है, लास्ट एक सिचुएशन कि बाय चांस अगर कोई पैसे न दे तो, शहर में भी ऐसा होता था कि अगर कोई पैसे न दे तो फिर तो उसे कॉल्स इन एरियर्स लिखते थे। बराबर ना। इनमें भी तो बहुत सारी चीजें आएगी ना ऐसी ही। मैंने बताया 80% चैप्टर आपका सेम है पहले की तरह ही। यहाँ पर भी डिबेंचर के जब हम पैसे मंगवाते हैं और बाय चांस कोई पैसे न दे तो उसे कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। सही बात कि नहीं। वो कॉल्स इन एरियर्स, उसकी एंट्री भी तो बतानी पड़ेगी ना। एप्लीकेशन के वक्त कॉल्स इन एरियर्स नहीं आता, एप्लीकेशन के वक्त नहीं आता, क्योंकि एप्लीकेशन के वक्त अगर कोई पैसे न दे तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट, उसकी बारी नहीं आएगी ना, एप्लीकेशन रिजेक्ट, उसकी बात ही खत्म उसमें। लेकिन जिसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई फिर 1 महीने बाद अलॉटमेंट की बारी आई, उस वक्त हमने पैसे मंगवाए और सामने वाला अगर नहीं दे रहा है या लेट दे रहा है तो उसे कॉल्स इन एरियर्स में लिखता है ना हम लोग। सही बात है ना। तो कॉल्स इन एरियर्स में यहां पर एंट्री की जाती है, एप्लीकेशन में एरियर नहीं आता। अलॉटमेंट में भाई पहले पैसे मंगवाए, कैसे मंगवाए, प्रीमियम या डिस्काउंट हो तो उसके साथ मंगवाए, फिर जब पैसे मिले, जब पैसे मिले तो, और अगर बाय चांस नहीं मिले तो इसके साथ एंट्री करते हैं, बैंक के साथ एरियर की एंट्री करते हैं। कि अगर पैसे नहीं मिले तो यहां पे लिखते हैं कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बराबर। अगर अलॉटमेंट में कुछ डिबेंचर के पैसे न मिले तो, और वैसे ही कॉल के वक्त भी
पहले पैसे मंगवाए, प्रीमियम या डिस्काउंट पे मंगवाए हो तो वैसे, और फिर जब पैसे मिल गए और बाय चांस अगर न मिले, इसमें भी बाय चांस नहीं मिले तो कॉल्स इन एरियर्स यहाँ पे लिखते हैं कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर कॉल अकाउंट। बराबर, बात आ रही है समझ में? ऐसे आते हैं ना एरियर्स में, हाँ कितनी बार जो है वो भी आता है, एडवांस भी आता है, कॉल्स इन एरियर्स की जगह एडवांस भी आता है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन ना। लेकिन ये बेसिक सिचुएशंस होती हैं जो ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन में ये सिचुएशन आएगी। बराबर, फिर बाकी एडवांस की एंट्रीज, दूसरी एंट्रीज वो भी तो आती ही रहेगी। ये बेसिक एंट्रीज हैं जो आप लोग पहले जो है वो नोट कर लो बुक में। एप्लीकेशन के वक्त कैसे होती है, पहले पैसे मंगवाए, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिजेक्ट की, फिर उसे अपने कैपिटल में या डिबेंचर में ट्रांसफर किया, और कैसे ट्रांसफर किया, प्रीमियम में या डिस्काउंट में, वो भी इसके साथ। फिर अलॉटमेंट में भी पहले पैसे मंगवाए प्रीमियम या डिस्काउंट के साथ, फिर पैसे मिले, जो ना मिले तो वो एरियर्स में। और कॉल में भी पहले पैसे मंगवाए प्रीमियम या डिस्काउंट के साथ मंगवाए, फिर उसके पैसे मिले, और जो नहीं मिले तो वो कॉल्स इन एरियर्स में। समझ आ रही है बात? ये देखो, ये बेसिक एंट्रीज हैं, इसे अच्छी तरह से नोट कर लो। अब इनके रिलेटेड जो स्टार्टिंग के सम्स हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, और हर एक में जो है जो जो नए नए टॉपिक्स आते जाएंगे वो मैं आपको नोट करवाता जाऊंगा। एग्जाम में इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग नहीं। पहले चैप्टर जो हमने देखा है शेयर कैपिटल, उसमें से 8 मार्क के सम्स आते हैं एग्जाम में। इस चैप्टर में 8 मार्क के सम्स नहीं आते, लॉन्ग नहीं, शॉर्ट 3 और 4 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बराबर ना, और शॉर्ट सम्स आते हैं उनमें। तो बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो टॉपिक हैं इस चैप्टर में जो मैं आपको नोट करवाता जाऊंगा। इसलिए बोल रहा हूँ स्टार्टिंग के जो है 4-5 पेज छोड़ देना जिनमें ये सब रूल्स लिखोगे ऐसे, उसके बाद फिर जो है वो सम शुरू करना। तो आज भी ये रूल्स लिख लो, बेसिक रूल्स चैप्टर के, वो क्लियर कर लो माइंड में। फिर जो इनके रिलेटेड सम्स हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।